गाली बना देंगे दोस्तों। आप और मैं मिलकर इसको गाली बनाएंगे। आप बॉयकॉट करिए, इकोनॉमिक बॉयकॉट, वेबसाइट बनाइए, ब्लॉग बनाइए, ट्वीट पे जाइए, फेसबुक पे जाइए और इनके खिलाफ। That Brigade 313 is Al-Qaeda in Pakistan. It's an umbrella organization for members of several groups like the Taliban, Lashkar-e-Jhangvi. इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पाकिस्तान के मिनिस्टर्स उनके शो पे गए और वहाँ पे हालात ख़राब हो गए, तो उन्होंने पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को थोड़ा सा रोस्ट किया। रोस्ट करने से मुराद ये है कि उन्होंने टफ टाइम दिया। In a statement issued on the 7th of May following the Indian airstrikes, Jaish-e-Mohammed said that at least 10 members of their family, its chief Masood Azhar, was killed in the strikes in Bahawalpur. My point being is that these are the leaders of a massive terrorist organization that focuses on attacks in Kashmir. They've said 10 members of their family were killed there. मैं आपकी कंट्री में आके हिंदुस्तान का झंडा लहराऊंगी तो आप मुझ पे क्या रिएक्ट करेंगे? मोदी जी ने पिछले 10 साल में एक काम किया कि पाकिस्तान को इतना वनरेबल बोल दिया है, इतना वीक कर दिया है कि इतना वीक तो वो 1971 में भी नहीं था। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत ऑपरेशन थिएटर से निकली है और इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मौजूद है और इतनी बड़ी मुसीबत में से ऐसे नहीं गुजरे, गलत पॉलिसियों की वजह से गुजरे हैं, वो भी बुरी मैनेजमेंट की वजह से गुजरे हैं। ये उस्ताद भी आसमान से नहीं आई थी। और हमारा खर्चा पानी कौन हमें दे रहा है? हमारा नया वॉर डैडी कौन है? चाइना। क्योंकि चाइना के लिए हम एक रियल लाइफ लेबोरेटरी बन गए। पाकिस्तान में ना इंडिया का झंडा लहराएंगे तो हो रहे हैं हमारे मुल्क में, गिलगित बल्तिस्तान अब तो हो गया, क्योंकि अब तो उन्हें पता चल गया है, अब तो उन्हें पता चल गया कि पाकिस्तान में रहने से कोई फायदा नहीं है। हिंदुस्तान का एटीट्यूड भी सामने आ गया कि वो बगैर कोई बातचीत किए, बगैर कोई इन्वेस्टिगेशन किए, बगैर वो हमला कर देता है हमारे पे। जब हमने इसको एक्सपोज किया है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, तो हुआ क्या है? अमेरिका भी एक्सपोज हो गया चाइना के सामने, पाकिस्तान एक्सपोज हो गया पूरी दुनिया में, और न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी भी हमने परमानेंटली खत्म कर दी। उन्हें पता चल गया है, लेकिन पहले उन्हें पता नहीं था, पहले उन्हें इस चीज की नॉलेज नहीं थी, उन्हें लगता था नहीं पाकिस्तान बेस्ट है, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि इंडिया बेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, अब जब पाकिस्तान का कोई मंत्री या फिर पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेट अगर विदेशी पत्रकार को इंटरव्यू देने का सोचेगा तो सबसे पहले उसको दिक्कत यही आती है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसके आंसर 10-10, 15-15, 20-20 साल होने के बावजूद भी उनके पास नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कुछ होगा तो बोलेंगे कि भाई देखिए आप जो क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान से ही पकड़ा गया था। दूसरी चीज़ आएगी लश्कर-ए-तोयबा और इस टाइप के जो आतंकवादी संगठन है जिसको मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे लोग चलाते हैं, उसका क्या? क्योंकि वो UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी ग्रुप है। फिर जब उससे पीछे अगर जाएंगे तो भी आपने 1971 के अंदर अच्छा खासा जेनोसाइड किया था बांग्लादेश के अंदर, उसके क्या आपने कभी माफ़ी मांगी है? देखिए, इस टाइप के प्रश्न के पाकिस्तान के लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, मतलब कोई जवाब नहीं उनके पास। और जब पाकिस्तानी पत्रकार, पाकिस्तानी कोई मंत्री इंटरव्यू देने बैठता है तब इसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं वो। और यहाँ पर भी यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। मोदी जी ने पिछले 10 साल में एक काम किया कि पाकिस्तान को इतना वनरेबल बोल दिया है, इतना वीक कर दिया है कि इतना वीक तो वो 1971 में भी नहीं था, और ना ही कारगिल के टाइम पर पाकिस्तान वीक था जितना आज हमने किया है, भिखारी बना दिया उसे। और इमरान खान की गवर्नमेंट थी तब भी अनस्टेबल थे लेकिन वीक नहीं थे। लेकिन आज पाकिस्तान ऑफिशियली एक फेल्ड स्टेट बन चुका है। इट इज़ फॉर सेल। एक चेस बोर्ड के ऊपर हमने लगा दिया कि भैया जिसको जो खरीदना है आप खरीद लीजिए। और ये स्टोरी है जो ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुई, और ये क्यों इंपॉर्टेंट था। मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि मुझे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़नी है हमेशा के लिए, और वही काम हमने किया। उसका रीज़न बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे सुनकर, जो ये सारी इन्वेस्टिगेशन करके मैं सामने रहा हूँ। एक स्ट्राइक हमने करी एक न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर, जो आज तक कभी किसी ने किया नहीं है कि एक न्यूक्लियर कंट्री के ऊपर स्ट्राइक किया हो। आपको लगेगा यार सिर्फ एक हमने प्रिसीजन स्ट्राइक तो किया है इनके जो नूर खां बेस था, लेकिन इन रियलिटी हमने एक्सपोज कर दिया समथिंग मोर डेंजरस। पाकिस्तान का डबल फेस हमने दिखा दिया दुनिया को। डबल फेस था कि पाकिस्तान चाइना को और USA को बेवकूफ़ बना था।
वो कैसे? भाई आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने हमेशा डबल प्ले किया है। वो डॉलर लेते थे अमेरिका से, लेकिन मिसाइल खरीदते थे चाइना से। लेकिन इस टाइम जो ग्लेम उन्होंने जो प्ले की थी वो इन्हीं के मुंह के ऊपर तमाचा लगा है बड़ी बुरी तरह से। वो कैसे? अब मैंने आपको पहले दिखाया ये वाला नूर खान बेस, एयर बेस। नूर खान एयर बेस के ऊपर हमने स्ट्राइक किया तो पाकिस्तान ने क्या किया, फेक वीडियोस निकालने शुरू कर दिए कि ये आदमपुर का जो हमारा एयर बेस है इसको पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसके अंदर आग लग गई है, उसके अंदर डैमेज हुआ है। लेकिन ये फोटो 10 साल पुरानी थी। 10 साल पुरानी जब हमने फैक्ट चेक किया तो ये फोटो झूठी निकली। अब ये फोटोज 10 साल पुरानी क्यों निकाली जा रही हैं? क्योंकि जब एयर बेस को, नूर खान एयर बेस को हमने डिस्ट्रॉय किया या उसको अटैक किया, वो एयर बेस पाकिस्तान चला ही नहीं रहा था, यूएसए चला रहा था। और पाकिस्तान की अपनी आर्मी भी यूएसए की परमिशन के बिना वहां एंटर नहीं कर सकती। हमने डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाया था। और इंडिया ने क्या किया, उसी एयरबेस को जाकर हिट किया। एंड ऑफ द स्टोरी। और जैसे ही हमने हिट किया तो अमेरिका वहां पहुंच गया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहां पर आता है चाइना का रोल। चाइना को पता ही नहीं था कि ये एयरबेस अमेरिका इसको डील कर रहा है, इसको हैंडल कर रहा है। चाइना ने भी लताड़ लगानी शुरू कर दी पाकिस्तान को कि भैया हम तो तुम्हें पैसे देते रहे, तुम्हें हथियार देते रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, और तुम अमेरिका को अपने एयरबेस के अंदर बिठा कर बैठे हुए हो। इंडिया के फ्रंट में हमारा जो नया वॉर डैडी है, एक तो शुगर डैडी होता है ना, शुगर डैडी मतलब वो बंदा जो अपनी गर्लफ्रेंड को जरा सा पर्क्स और प्रिविलेजेस के लिए थोड़ा सा पॉकेट मनी देता रहता है। मगर वॉर डैडी क्या होता है? वॉर डैडी अपने छोटी स्टेट को, अपनी क्लाइंट स्टेट को जंग के लिए भी खर्चा पानी देता रहता है। और हमारा खर्चा पानी कौन हमें दे रहा है? हमारा नया वॉर डैडी कौन है? चाइना। क्योंकि चाइना के लिए हम एक रियल लाइफ लेबोरेटरी बन गए हैं। 250 मिलियन की आबादी, 7-8 लाख की फौज, न्यूक्लियर वेपन्स और दुनिया की एक खौफनाक तरीन फास्ट एक्सपैंडिंग हेजेमनी, जिसमें हिंदू नेशनलिज्म भी है, जो अपनी खबरें और मंजन बेच के वो चांद पे भी पहुंच जाते हैं। इंडियंस की मैं बात कर रहा हूं। और ये जो रियल लाइफ लेबोरेटरी है, इसमें अब हमारा जो नया आप कह सकते हैं फ्रंट है, हमारा नया अफगानिस्तान जो है, जिससे अब हमें बहुत लगता है पर्क्स और प्रिविलेजेस मिलने वाले हैं हमारे नए वॉर डैडी चाइना से। मगर चाइना हमारा बहुत सालों से वॉर डैडी रहा है, टू बी ऑनेस्ट, और इंडिया हमारा बहुत सालों से हरीफ भी रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है। मगर इसमें जो डेवलपमेंट है वो ये है कि अफगानिस्तान का केस अभी के लिए बंद, क्योंकि अफगानिस्तान किसी ने नहीं खरीदना, नोबडी इज इंटरेस्टेड, डन हो गया, फारिग हो गया। उधर अगर बनेगा काम तो फैक्ट्रियां, मिनरल्स, माइन शाइन्स लगेंगे, इससे ज्यादा उधर कोई इंटरेस्टेड नहीं है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, हमें थोड़ा सा पर्क्स, प्रिविलेजेस, खर्चा पानी, जहाज, ईंधन, तेल, मिसाइल बेचने में, वो अब ये होगा। तो अमेरिका जो है हिंदुस्तान को शायद सपोर्ट करेगा, चीन जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, और ये एक इंटरेस्टिंग किस्म का डायनामिक अब नया एक बिल्डअप होगा साउथ एशिया की आर्म्स रेस में, जिसमें क्या होगा, जिसमें मैं और आप और आम लोग जो हैं वो मारे जाएंगे। ढूंढ रहे हैं या हमने ढूंढ लिया है कि जो इस वक्त जैश ए मोहम्मद, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं जी हमारे लिए मसूद अजहर, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर है। सो इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि अब वो बहावलपुर में नहीं है, वो बहावलपुर में नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान के एक रीजन के अंदर है। और उन्होंने कुछ फुटेजेस वगैरह भी जारी की हैं। आप पता नहीं उन फुटेजेस की ऑथेंटिसिटी क्या है। ये डिफरेंट इंडिया जो है वो कश्मीरी जो लीडर है, जैसे ये सैयद सलाहुद्दीन है, इनकी इन्होंने फुटेज जारी की कि ये G10 में कहीं होते हैं, इस्लामाबाद के अंदर एक इलाका है वहाँ पे होते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे देखें, बड़ा सीधा सा है। पॉइंट ये है कि इंडिया क्यों अगर खबर जारी करेगा, अगर फॉर एग्जांपल जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर इधर हैं, फॉर एग्जांपल, क्यों खबर देगा? एक बात, इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। पहली खबर ये, टू गिव अ मैसेज टू द इंटेलिजेंस, टू गिव अ मैसेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं। किन को ट्रैक कर रहे हैं? हम
स्टिल ऐसे ग्रुप्स को ट्रैक कर रहे हैं. सो दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये पैगाम दे रहे हैं इन ग्रुप्स को कि आप हमारी नज़रों से दूर नहीं हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप, ये नहीं है कि हम आपको जो है वो देख नहीं सकते, हम आपको एग्जैक्टली देख सकते हैं. तीसरी इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इंडिया ये पैगाम दे रहा है कि जनाब हमारे पास सफिशेंट इंटेलिजेंस नेटवर्क ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, जो हमें बताता रहता है कि बेसिकली ये जो ग्रुप्स हैं ये कहाँ पे. आपको याद होगा या इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है, और वो ये है कि अगर आपको याद हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने थोड़ा अर्सा पहले एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे ये पता है कि जैश-ए मोहम्मद के जो चीफ हैं वो अफगानिस्तान में. You've got this remediation tab right over here that gives you the play. ठीक है. और शायद उन्होंने ये भी कहा था कि हम उसे इंडिया के हवाले कर देंगे अगर हमें मिला वो. कुछ इस तरह की बात भी इंडियन मीडिया रिपोर्ट करता है. आई डोंट नो, मैं ऐसे फैक्ट्स को मैंने नहीं स्टडी किया. सो मुझे ऐसे लगता है कि इन दिस प्रीटेक्स्ट, इस सिचुएशन को देखते हुए लगता ये है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है, एंड दैट कुड बी ऑपरेशन सिंदूर 2.0. भारत ने एक और टेस्ट किया है, ब्रह्मोस मिसाइल जो क्रूज मिसाइल है उसके, और ये जो क्रूज मिसाइल है ये मैं समझता हूँ कि भारत के लिए एक बड़ा अहम उनका एसेट है, और ये गेम चेंजर भी है. या वॉर में जो सिचुएशन होती है ना, उसके लिए ब्रह्मोस की कामयाबी बड़ी अहमियत रखती है भारत के लिए, क्योंकि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है, और फिर जो है रेडार को अवॉइड या इवेड करने की सलाहियत रखता है. तो ये जो है इसकी बड़ी अहमियत हो जाती है. और अभी पाकिस्तान भारत जंग में भी भारत ने क्रूज मिसाइल का काफी इस्तेमाल किया था जी. अब इन्होंने जो रिसेंट टेस्ट किया है मुंतहा, उसमें इन्होंने इसकी स्पीड और इसकी रेंज को बढ़ाया है, और ये हमारे लिए एक मतलब हम इसको आई एम श्योर हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, जो भी कंसर्न इदारे हैं, वो इसको बड़ा क्लोजली वॉच भी कर रहे होंगे. अब जो इन्होंने स्पीड है इसकी जो बढ़ाई है, वो आप कह लीजिए कि जो आवाज़ की रफ्तार है उससे 8 गुना ज़्यादा बढ़ा दी है. तो जब एक क्रूज मिसाइल की स्पीड बढ़ जाए तो आप समझ सकती हैं कि उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं ब्रह्मोस की. इसको वो कह रहे हैं एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल. पहले तो सुपरसोनिक था ना, अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल है. और न सिर्फ इसकी स्पीड बढ़ाई है, इन्होंने इसकी रेंज भी बढ़ाई है. पहले तो ये 500-450 किलोमीटर इसकी रेंज थी, अब इसकी रेंज को बढ़ाकर 1500 किलोमीटर कर दिया गया है. हालांकि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चाइना के कॉन्टेक्स्ट में जरूर इसका फर्क पड़ता है. तो अब जो क्रूज मिसाइल पे जो डिपेंडेंस है वो बड़ी भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो गई है. और फिर साथ साथ इसका जो पे लोड है कि कितना भारी ये वेपन ले सकता है, ले जा सकता है, कैरी कर सकता है, वो भी बढ़ा दिया है तकरीबन 1000 से 2000 किलोग्राम तक. तो वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट इसका फीचर है इस नए क्रूज मिसाइल का. आपको तो ये सोच कर ही दुख होता होगा कि हमें इंडिया से अलग क्यों किया गया, हमें आज़ाद क्यों करवाया गया. अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमारे साथ यही रवैया अपनाना था तो हमें हकूक ही नहीं देने थे, तो हमें अपने साथ जोड़ा क्यों किया. एक तो पाकिस्तान की अफवाज पर 2 दिन पहले हमला हुआ था, अब एक और हमला जो है वो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर किया गया है. हम हर वक्त एक खौफ के आलम में रहें कि इंडिया हमला कर देगा, इंडिया हमारे से ये कर देगा. एक दफा तय कर लेना कि भी कितना लड़ना है. और पाकिस्तान जो है अब वो स्ट्राइक करने जा रहा है, और भारतीय ठिकानों पर बमबारी के अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट.
अभी जो तू पब्लिक स्टेटमेंट दे रहा कश्मीर वश्मीर, कश्मीर तेरे बाप की क्या, तेरे दादा की क्या, तेरे 7 पुश्तों की बस का नहीं है। ये सपना देखते तेरा याया खान, जउल हक, मुशरफ सब कब्र में गए और तू भी एक दिन कब्र में जाएगा यही सपना लेके। कश्मीर वश्मीर तो मिलना नहीं। एक इस्लामी मुल्क है इसलिए जुड़े, लेकिन हमें इधर ना बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि जब कोई हमें इस तरह कोई यानी हमारे कोई तवज्जो नहीं देता, हमें ऐसे ही छोड़ के रखा हुआ है। एक शख्स बंदूक के जोर पे अपने इक़्तिदार के लालच में इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहा है। अगर कोई ये समझता है न सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया की कोई ताकत कि हम उसके लिए खतरा हैं और वो हम पे सोच रहा है प्रीएम्प्टिव करने का, तो हमें प्रीएम्प्टिव कर देना चाहिए। जी कल देखिए टेरर कैंप्स को इन्होंने फिर बनाना शुरू कर दिया है। अब की बात चाइना की मदद से बना रहे टेरर कैंप्स में। अच्छा, चाइना का सीमेंट कुछ खास होता है क्या? हम उस वक्त से ये कह रहे थे कि अगर वो ये लीडरशिप कह रही है कि इट्स अ पॉज, it is not that we are going to accept the ceasefire which as such they asked for. अब इनके कला कमा किया जाएगा, इनकी बिलों में घुसकर ऐसी स्ट्राइक्स होंगी। फ्री ट्रेड डील की डिस्कशन भी हो रही है। आपको नहीं लगता कि इंडिया बहुत मैच्योर तरीके से अपने रिलेशन नेबर्स के साथ और इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ बेहतर कर रहे हैं? ये ऐसा फील्ड मार्शल है जो फील्ड में फेल हो चुका है, और ये ऐसा नामाकुल अहमक है जो जाके ट्रम्प के जूते पॉलिश करके अभी आया है। आप अगर तो जंगी जुनून हो आपके पास, ये नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं, मैं बार बार कहता हूं कि ये तो हिंदुस्तान को हमाकत दोबारा नहीं करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले दिनों इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पर कुछ हुआ था और यहाँ पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों को ठोका गया था। तो उसको लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कशन ये हो रहा है कि अब जो है ना वो इंडिया के अंदर कोहराम मचाया जाएगा और इंडिया के अंदर अटैक किया जाएगा। अब ये कॉपी कर रहे हैं इंडिया की, लेकिन इंडिया ने तो सही मायनों में करके दिखाया है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो। 3 दिन जो चला था और उसमें कितना नुकसान हुआ है ये अभी भी नहीं, मतलब कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक ये प्रूफ्स दुनिया के सामने रहेंगे कि देखिए इंडिया ने किस तरीके से पाकिस्तान की बैंड बजाई थी। चाहे एयर बेसिस की बात हो या फिर कहे कि जो आतंकवादी ठिकाने हो वहाँ पर बॉम्ब बरसाने की बात हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर पाकिस्तान ऐसा सोच रहा है कि इंडिया पर अटैक किया जाएगा तो उनको 2-5 बार या फिर 200-500 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उनके लिए रिवर्स जाने की कोई पॉसिबिलिटी बचेगी नहीं। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। और कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अभी इस फील्ड मार्शल को कहिए जो तेरी कमीज पे दाग लगे हैं, जो ट्रम्प का जूता पॉलिश किया था वो ड्राई क्लीन करवाए नहीं करवाए? पहले तो ये बता कि जो तेरी दुनिया भर में बद पीटी जा रही, जो तेरे को पाकिस्तान में मुल्ला मौलाना गाली दे रहे हैं, अभी जो तू पब्लिक स्टेटमेंट दे रहा कश्मीर वश्मीर, कश्मीर तेरे बाप की क्या, तेरे दादा की क्या, तेरे 7 पुश्तों की बस का नहीं है। ये सपना देखते तेरा याया खान, जउल हक, मुशरफ सब कब्र में गए और तू भी एक दिन कब्र में जाएगा यही सपना लेके। कश्मीर वश्मीर तो मिलना नहीं। ये तुम्हें भी पता है, ये हमें भी पता है। ये तो वहां उन किराए के टट्टू जहादियों को सुना रहे हो जिनको अपने वर्दी लगा के आतंकवाद पे लगा देना, उनको मरवाना है अमेरिका के से पैसे लेके। क्योंकि जब पाकिस्तान में जहाद की दुकान चलती, 2 तरह की लकड़ी डलती है उसमें जहाद के तंदूर में, एक तो है फौजी, एक है ये नॉन स्टेट एक्टर्स। तो दोनों को ये पट्टी बढ़ाई जाती है, तुम बहुत बड़ा जहाद कर रहे हो, तुम बहुत बड़ा दीन का काम कर रहे हो, और इस दीन के काम में अगर शहादत भी हो गई कोई बात नहीं बेटा, हूर मिलेगी, आयाशिया है वहां पे। यही काम हो रहा है। और ये कश्मीर वश्मीर इनका वो फियास्को है जो ये जारी रखना चाहते हैं। तुम्हारे बाप के बस को कश्मीर लेना तो 4-5 बार तो लेने आए थे, ले लो। अब मेरे जेब में रखा के कश्मीर आके ले ले अगर तेरी औकात है तो। ये धमकियां देना, ये गीदड़ बक्कियां देना, ये अपने ओटीए में बैठ के हमें समझाना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जाके अपने अयूब खान से लेके अब तक जितने आए हैं सबको पूछ क्या कर पाए वो। जाके उनकी कब्र पे जाके सजदा कर और पूछ के वो शायद तुझे कुछ बता दे। यही बताने के बेटा कश्मीर से दूर रहिए वरना यहीं लेट जाएगा हमारे पास। अगर कश्मीर से दूर नहीं रहेगा हमारे पास बहुत जल्दी लेट जाएगा, जितना टाइम है उतना कम हो जाएगा। वहीं दूसरी जानिब एक तो पाकिस्तान की अफवाज पर 2 दिन पहले हमला हुआ था, अब एक और हमला जो है वो पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर किया गया है। इसके साथ ही साथ कर्फ्यू नाफिज है जी, और पाकिस्तान जो है अब वो स्ट्राइक करने जा रहा है और भारतीय ठिकानों पर बमबारी के अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट।
इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय भारतीय ठिकानों पर बमबारी के। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की फजाइया इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पिछले कुछ घंटों में होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। आपको मालूम है कि 2 दिन पहले ISPR ने प्रेस रिलीज जारी किया। ISPR की तरफ से कहा गया कि जी 13 फौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए। नॉर्थ वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में जो फौजी कॉन्वॉय था उस पर एक गाड़ी के ऊपर खुदकुश धमाका खेज मवाद लगाकर पूरे कॉन्वॉय को उड़ाने का प्लान था, लेकिन आगे मौजूद दस्ते ने बहादुरी का मुजाहरा किया और 13 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। इनिशियली 14 खवारिज मारे गए क्लियरेंस ऑपरेशन में, बाद में यह फिगर 27 का आया और उसके बाद यह फिगर और ज्यादा बढ़ा। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती। अब नाज़रीन इकराम एक और चीज हुई है और शुमाली वजीरिस्तान में होने वाले खुदकुश हमले के बाद पाकिस्तान ने गुलाम खान बॉर्डर जो है उसे 6 माह के लिए बंद कर दिया। अब जरा आफ्टरमैथ देखिएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फौरी उसी दिन पहुंचते हैं और जो शहदा हैं उनकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं, जख्मियों की इयादत करते हैं CMH में, और सबसे अहम कोर कमांडर पेशावर के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग की जाती है। ये याद रखिएगा कि अफगानिस्तान के अंदर से ये दहशतगर्द ऑपरेट करते हैं। TTP के सेफ हेवंस जो हैं वो अफगानिस्तान में हैं और किसी भी स्टेट का एक सबर का जो पैमाना है ना वो लबरेज होते देर नहीं लगती, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मैक्सिमम रिस्ट्रेंट से भी कुछ हमने आगे बढ़कर सब्र का मुजाहिरा किया, हमने रिस्ट्रेंट दिखाया। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, हमें उनकी नीयत पर शक नहीं है। अफगान तालिबान का कंट्रोल नहीं है। उनकी जो फौज है वो एक रोग मिलिट्री है, वो कोई प्रोफेशनल आर्मी तो है नहीं कि उसके अंदर हायरार्की हो, उसके अंदर डिसिप्लिन हो, ऐसा कुछ तो उसके अंदर दूर दूर तक नहीं है। अब इस चीज को आप समझें और इस चीज को अगर आप ग्रेटर पर्सपेक्टिव में समझने की अगर कोशिश करें तो इस वक्त जो फैसले लिए गए हैं ना वो सख्त तरीन फैसले हैं। और TTP के पीछे कौन है जी? TTP के पीछे पाकिस्तान की जो अजली दुश्मन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है वो है। और अब तो रॉ का जो चीफ है आज से वो पराग जैन आ चुका है, जो कि पाकिस्तान का एक्सपर्ट कहा जाता है। रॉ के पाकिस्तान डेस्क का हेड था। मकबूजा वादी में आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के टाइम पे, एब्रोगेशन के टाइम पे वो था मकबूजा कश्मीर में पोस्टेड। ऑपरेशन जो बालाकोट स्ट्राइक्स हैं, फिर ऑपरेशन सिंदूर, इन सब का मास्टरमाइंड। यानी आप अंदाजा करें कि अब भारत जो है वो पाकिस्तान स्पेसिफिक चीजों पर आ रहा है। और ये जो अफगानिस्तान के अंदर बॉर्डर एरियाज में TTP के ठिकाने हैं, ये बेसिकली भारत के ठिकाने हैं। इनका सरपरस्ते आला भारत है, भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है। मैं आपको यंग जनरेशन की बात बताना चाह रहा हूं, मतलब हम गुजर गए, अब जो यंग है वो कहते हैं एक दफा अगर हुई थी लड़ाई या तो ना हो, और अगर हुई है तो फिर एक दफा तय कर लेना। हम हर वक्त एक खौफ के आलम में रहें कि इंडिया हमला कर देगा, इंडिया हमारे से ये कर देगा। एक दफा तय कर लेना कि भी कितना लड़ना है। देखिए, मैं तो आपके साथ मुत्तफिक इस सूरत पे हूं कि अगर कोई ये समझता है न सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया की कोई ताकत कि हम उसके लिए खतरा है और वो हम पे सोच रहा है प्रीएम्प्टिव करने का, तो हमें प्रीएम्प्टिव कर देना चाहिए। जी, मैं आपसे मुत्तफिक हूं। और मैं आपको बताऊं, नौजवान नस्ल यही कह रही है, होना भी ऐसा चाहिए। क्योंकि वो कुछ और तरह सोच रही है। उसने जो देखा है जी इंडिया का हमारे साथ रवैया, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन अफसर भाई, मसला क्या है कि हम अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे जहां हम एक ऐसी जंग के लिए चले जाएं जहां पे बहुत नुकसान। आप उस लेवल की बात कर ले। चाइना की जो नस है वो उसकी इकोनॉमी है। दौरान अगर भारत उसकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन एंड सप्लाई और उसकी सप्लाई चेन को भंग कर देता है, चाइना अपने आप घुटनों पे केरल तट पर सिंगापुर के जहाज में आग लग गई। कंटेनर जहाज में धमाके के बाद ये आग लगी। आग फैलते देख 22 चालक दल सदस्यों ने जहाज को छोड़ दिया। आग लगने के तुरंत बाद इंडियन कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने तुरंत एक्शन लेते हुए बड़ा हादसा होने से भी बचा लिया। चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि वो अब पाकिस्तान से बिलोंग खुद को नहीं समझ रहे। इंडिया इज डेफिनेटली दीज डेज इज प्रोजेक्टिंग इट्स पावर। इंडिया अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर रहा है इसके जरिए से, और इस तरह के एक्शन जो है वो ले रहे हैं। भारत के इस अभियान को देखकर सिंगापुर के हाई कमिश्नर साइमन वोंग ने भारत को सिंगापुर की ओर से धन्यवाद दिया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि हमारे भारतीय मित्रों के प्रति हार्दिक आभार। ये तो अब ये फैसला हो गया है कि वाकई पाकिस्तान जो है वो रशिया से तेल, खाम तेल, पेट्रोल और डीजल जो है वो इंपोर्ट करने लगा है। ये डेडिकेशन बता रही है कि कैसे मैरीटाइम एक्टिविटीज में जो इंडिया है इस वक्त सेफ गार्ड कर रहा है पूरी दुनिया के इंटरेस्ट को। भारत के सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत की कीमत $3 अरब है। पाकिस्तान हथियारों की खरीदारी के लिए $1.7 अरब मुख्तस करता है, जबकि भारत हथियारों की खरीदारी के लिए $22 अरब मुख्तस करता है। 15 साल पहले
पाकिस्तान जो था वो वाटर अबंडेंट नेशन था पर कैपिटा, आज वो वाटर डेफिसिट नेशन है। हमारे पास 27,000 ग्लेशियर्स थे, आज वो 13,000 रह गए हैं। हमने बोला पानी नहीं मिलेगा। अब सिंध के लोग पंजाबियों के साथ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के पंजाबियों के साथ, क्योंकि पंजाब सारा पानी अपने पास रख रहा है, सिंध को पानी मिल ही नहीं रहा, उनकी टैंकियां खाली हैं। उधर से बलोच लिबरेशन आर्मी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बलोचिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, हर रोज एक एक करके वो सिटीज को टेक ओवर करते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया डेफिनेटली फिलहाल की सिचुएशन में ऐसा है कि अपना पावर पूरी दुनिया को दिखा रहा है। बात ये हो रही है कि पिछले दिनों इंडियन ओशन के अंदर या फिर क्या कैरेबियन ओशन मतलब इंडिया के आसपास सिंगापुर का एक कंटेनर जहाज़ था जिसमें पहले ब्लास्ट हुआ और उसके बाद आग लग गई। फिर इंडियन नेवी ने जाके उसको बचाया। अब देखिए, अगर आप 10-15 साल पहले वाला इंडिया देखो ना, तो इस टाइप की फैसिलिटी या फिर क्या कि इस टाइप का इनिशिएटिव्स इंडिया लेता नहीं था। जैसे हमको पता है कि टर्की जो है ना वो इंडिया की बात नहीं मानता या फिर इंडिया के अपोज में रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ जब बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया तब इंडिया ना कुछ सोचा ना कुछ, उस टाइप की सिचुएशन थी, इंडिया ने सीधा भेज दिया रिलीफ जो फंड था या फिर कहे कि रिलीफ एक्टिविटी वहाँ पर जाकर की, डॉक्टर्स नर्सिस बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर गए। कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो है ना अपनी मसल फ्लैक्स कर रहा है, इंडिया अपनी पावर दिखा रहा है, चाहे वो कहीं पर रिलीफ पहुंचाने की बात हो, किसी को बचाने की बात हो, या फिर अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने मसल फ्लैक्स करना हो, या फिर कहे कि उसको बोलना हो कि भाई ठीक है हम अपनी दोस्ती मानते हैं, लेकिन अगर आप इस टाइप से हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर चल रहे हो तो वो नहीं होने वाला। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। रोज 10-15 अर्थक्वेक आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये अर्थक्वेक नहीं है दोस्तों, ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर डेटोनेशंस हैं जो बार बार हो रही हैं। पहले एक हुआ, फिर अब तो हर रोज के 5-6 न्यूक्लियर बॉम्ब फटने शुरू हो गए हैं। वो नहीं फट रहे, ये नेटो के न्यूक्लियर बॉम्ब जो हैं वो फट रहे हैं। डेटोनेट किया है भारत ने, और जब हमने इसको एक्सपोज किया है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, तो हुआ क्या है, अमेरिका भी एक्सपोज हो गया चाइना के सामने, पाकिस्तान एक्सपोज हो गया पूरी दुनिया में, और न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी भी हमने परमानेंटली खत्म कर दी। दोस्तों, अब पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दो चीजें और हो गई। एक तो अमेरिका और अमेरिका की और चाइना की लड़ाई होगी पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि दोनों को हथियार बेच रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। दूसरा एक काम हो गया कि पाकिस्तान के अंदर भी दो टुकड़े हो गए हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक फैक्शन है जो है शरीफ फैमिली, ये है प्रो यूएसए, और दूसरा फैक्शन है आसिम मुनीर, वो है प्रो चाइना। अब ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप की फैमिली आती है क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फंड देने के लिए, ताकि शरीफ की फैमिली उसको यूज करे और हथियार खरीदे अमेरिका से। इसलिए जैसे ही वो क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट फंड आया है शरीफ फैमिली के पास, उन्होंने अमेरिका को बोलना शुरू कर दिया, हमें आपका डिफेंस सिस्टम चाहिए। यानी कि ये जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट है इसको सिक्योरिटी भी चाहिए। तो शरीफ फैमिली ने क्या किया, जो फिजिकल एसेट्स हैं पाकिस्तान के, उसको कोलेट्रल एक तरह से रख दिया क्रिप्टो के पास, कि भैया अमेरिका के पास, कि आप हमारे एयरपोर्ट, हमारे पोर्ट्स सारे आपको गिरवी रखे, बस आप जो है हमें हथियार दे दो इसके बदले। यानी कि पाकिस्तान को एक रियल एस्टेट की तरह यूज किया है किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने। अब इससे हुआ क्या कि चाइना और भी ज्यादा वो फ्यूरियस हो गया है। अब जब फ्यूरियस हुआ तो आसिम मुनीर को आग लगी, क्योंकि आसिम मुनीर प्रो चाइना है। उसको कू करने से रोकने के लिए उसे बना दिया गया फील्ड मार्शल, एक सेरेमोनियल पोस्ट, जो कि एक मॉडर्न पाकिस्तान के अंदर जिसकी अहमियत जीरो है, सिर्फ इसलिए ताकि कहीं वो अमेरिका का जो क्रिप्टो का प्लान है उसे डीरेल ना कर दे। लेकिन साथ में आपने चीज और नोट करा होगा कि जो शरीफ है, जो शरीफ नहीं है, नाम में ही शरीफ है, उसने पब्लिकली आसिम मुनीर का मजाक भी उड़ाया और चाइनीज डिफेंस सिस्टम का भी मजाक उड़ाया। जब उन्होंने ये बोला, नवाज शरीफ ने अजरबैजान में और तुर्की में जाकर, कि ब्रह्मोस जो आई रात को 2:30 बजे, हमारे प्लान्स जो थे कि हमने भारत को डिस्ट्रॉय करना था, उसके पहले ही ब्रह्मोस आ गया और सारा कुछ तबाह करके चले गए। यानी कि उन्होंने बता दिया कि जो चाइना के खिलौने थे वो गार्बेज थे,
और जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ है ये क्लूलेस था ब्रह्मोस के सामने कि हो कहाँ क्या गया है, कहाँ से, ये शरीफ बोल रहा है कि कहाँ से बॉम्ब आया ब्रह्मोस और कहाँ से मुनीर के अंदर चला गया, ये मुनीर को भी पता नहीं लगा। और इसीलिए मुनीर ने क्या किया, यानी कि मजाक उड़ाया जा रहा है मुनीर का। मुनीर ने एक ही काम किया, चाइना को बोला तुम मुझे J-35 दे दो, ये लीजिए J-35 की अब एंट्री होती है। ये जंग 35 बोलता हूं मैं इसको, क्यों? क्योंकि चाइना ने प्रॉमिस किया पाकिस्तान को कि मैं तुम्हें ये 5th जनरेशन स्टेल्थ जेट मैं तुम्हें दे रहा हूं एट हाफ द प्राइस। क्यों बोला गया? क्योंकि चाइना ने खुद इस प्लेन को अपनी एयरफोर्स के अंदर अभी इंडक्ट नहीं किया है, ये हाफ रेडी है, इनकम्प्लीट है, अनटेस्टेड है, अनरिलायबल है। हाफ रेडी था, इसीलिए हाफ प्राइस पर पाकिस्तान को दे दिया गया। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? क्रिप्टो के लोन्स को यूज करेगा अपने फिजिकल लैंड को गिरवी रखने के बाद, मिलिट्री बेसिस को भी एज गिरवी रखेगा अमेरिका को, और उस पैसे से इस जंग को खरीदेगा। जब डॉलरों का घाटा पड़ता है तो फिर मुसीबत आती है, आपके डॉलर के ज़खायर खत्म हो जाते हैं, आप भीख मांगने, उधार मांगने IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, दोस्तों के पास पहुंचते हैं, और उसके नतीजे में फिर आपका रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरता है, महंगाई का तूफान आता है, मुसीबत आती है, जिल्लत आती है, और फिर IMF के पास जाके संभालते हैं, फिर स्टेबलाइजेशन आती है और फिर करने लगते हैं तो फिर गिरते हैं। तो ये वाला जो सवाल है इसका जवाब मिलेगा 2 साल बाद, 3 साल बाद, शायद 1 साल बाद, क्योंकि ये जो नंबर है, खौफनाक नंबर है कि जब हमारी तरक्की की रफ्तार 3.5 से ऊपर होती है। ये एक रिपोर्ट में था, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, एक रिपोर्ट में था 2.7% ग्रोथ, इंतहाई कम है। इतनी बड़ी आबादी वाले मुल्क में 2.5% जहां आबादी की रफ्तार हो, जहां पे इतनी बड़ी मुसीबत हो, 20 लाख नौजवान नौकरियों के लिए हर साल नए निकलते हों, उनको नौकरियां ना मिलती हों। और आप देखिए जो रिपोर्ट है, एक चीज मुझे बड़ी दिलचस्प लगी है इसमें उन्होंने बताया है कि बैनुल अक़वामी स्टैटिस्टिक्स क्या है। अरे भाई अपने खित्ते में देखो, हमें ये कंपैरिजन करके बताओ कि साउथ एशिया में क्या है जहां 6% की ग्रोथ है, और हमारी आपने जो बताया कि 2.7% पे पहुंचे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कमाल है। तो आई थिंक देयर आर ह्यूज चैलेंजेस अहेड जो अभी करने हैं। ज़ैनब साहब, कतई कलामी की माज़रत, आप जिसे चलें ये कमाल है, ये असल है, जेन्युइन है जहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि जब आप इसकी जेन्युइनिटी की बात कर रहे हैं तो हमारे इस वक्त अगर हम कौमी पैदावार के मुकाबले में कर्जे की बात करें तो वहां भी एक इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है।